ओके बेटा, कल तक हमने 4 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखी थी। बिजनेस ट्रांजेक्शंस हमने देखा था, कैपिटल ड्राइंग्स और लाइबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे वो असेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज योर एपिसोड नंबर 2। बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, इसमें आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टर्म असेट। देखो बेटा, पहले असेट का मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग, मीनिंग, और उसके साथ पहले थोड़ा सा बेसिक सी चीजें समझते हैं। एक चीज होती है असेट, एक होता है गुड्स। ठीक है, हमें दोनों को अच्छे से समझना है। गुड्स तो वो चीज होती है बेटा जिसमें हम डील कर रहे हैं। इफ आई एम अ ज्वेलर, तो मेरे लिए गोल्ड के जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं वो सब क्या होंगे? गुड्स होंगे। ठीक है, इफ आई एम अ मार्बल लाइक सेलर, मैं ट्रेडर हूँ, मार्बल की ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे लिए जो वो ब्लॉक्स हैं वो गुड्स हैं। ठीक है, अगर मेरा फुटवियर का शॉप है तो मेरे पास जो भी फुटवियर पड़ा है मेरी शॉप पे, वो सारे के सारे गुड्स है मेरे लिए। कंफर्टेबल है? यहाँ तक समझ आ रहा है कि गुड्स मीन क्या होता है? गुड्स का मतलब जिन भी चीजों में एक बिजनेसमैन डील कर रहा है वो उसके लिए गुड्स है। ठीक है, आई एम नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कोई चीज बेच थोड़ी रहा हूँ, मैं तो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेसेस होते हैं। मेरे लिए लाइक जो ये मेरी सर्विस काउंट होगी, गुड्स एंड सर्विस दो अलग अलग चीजें होती है। तो गुड्स तो वो जो टेंजिबल नेचर का है, जिसको आप देख सकते हो और लाइक जिसको बिजनेसमैन रीसेल कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो गुड्स है। ठीक है, सर्विसेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इंटेंजिबल नेचर की होती है। ठीक है, तो गुड्स इज अ डिफरेंट थिंग, असेट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, असेट क्या होता है? जिन चीजों के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपके गुड्स हैं। उन सब चीजों को हटा करके, उनको अगर हटा दें, गुड्स को हटा दें, तो आपके बिजनेस में जो भी चीजें हैं वो सब आपकी असेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना बिजनेस जो है वो किसी शॉप में चला रहे हैं या कोई बिल्डिंग में चला रहे हैं और वो बिल्डिंग आपकी खुद की ओन है, तो बेटा वो बिल्डिंग आपकी असेट है। ठीक है, आपके पास वहां पर कंप्यूटर पड़ा है अपने ऑफिस में, एसी लगा रखा है, आपने फर्नीचर की फिटिंग्स करवा रखी है अच्छे से, है ना, लाइट की फिटिंग करवा रखी है, फर्नीचर बनवा रखा है वो आपके ऑफिस में। ठीक है, चेयर्स वगैरह है, वो सब आपकी असेट्स है। ठीक है, तो असेट मींस व्हाट? असेट का मतलब क्या होता है बेटा? वो कोई भी चीज जिसके ऊपर उस बिजनेसमैन का मालिकाना हक है, ऑनरशिप राइट है, वो सब असेट्स होती है। अब आप कहोगे सर ये ऑनरशिप राइट कैसे आता है भाई? देखिए, ऑनरशिप राइट मींस आपने जब कोई चीज खरीदी है तो ऑब्वियसली बात है आपने उसके बदले में कंसिडरेशन पे किया है, आई मीन कुछ पेमेंट किया है, और उसके बाद वो गुड्स आपको, वो असेट आपको मिला है। ठीक है, और उस पे जब आप किसी से बाय करते हो तो आपको बिल मिलता है, बिल पे आप अपना नाम लिखते हो या आपके बिजनेस का नाम लिखते हो, तो ऑब्वियसली बात है वो बिल ऑनरशिप शो करता है कि वो आपकी असेट है, वो आपकी चीज है। ठीक है, अगर मैं आपके बिजनेस में आऊं, लाइक अगर मैं आपके बिल्डिंग में आऊं और वहां पे पड़ा हुआ प्रिंटर उठा के ले जाऊं, तो आप मुझे उठा के थोड़ी ले जाने दोगे, आप कहोगे ये तो मेरा है। सपोज आपके पास कैनन का प्रिंटर है, ठीक है, अब वो कैनन कंपनी का ओनर खुद आए और वो कहते नहीं है तो प्रिंटर मेरा है, नाम लिखा हुआ है मेरी कंपनी का, तो आप कहोगे सर हमने पैसे देकर के खरीदा है, अब ये इसके जो ऑनरशिप का जो टाइटल है वो हमारे नाम पे चढ़ गया है। सारी बात मुझ में। तो असेट मीन्स कोई भी वो चीज जिसपे बिजनेसमैन का ऑनरशिप राइट होता है उसे असेट कहते हैं। ठीक है, असेट्स को अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है नॉन करंट असेट, एक करंट असेट, एक फिक्टिशियस असेट। ठीक है, तीनों को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। एक बार पहले हम लोग असेट का मीनिंग वगैरह लिख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। अ प्रॉपर्टी, असेट मीन्स क्या? अ प्रॉपर्टी और अ लीगल राइट, और अ लीगल राइट owned by a company, OWE, owned by a company, आप कंपनी बोल दो या बिजनेस बोल दो, टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच। देखिए जी, असेट क्या होता है बेटा? कोई प्रॉपर्टी या कोई लीगल राइट जो कि किसी बिजनेस का है, जिसकी कोई मनी वैल्यू है, कोई भी वो चीज जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है और जिसपे बिजनेस का ऑनरशिप है।
वो क्या कहलाएगा, असेट कहलाएगा बिजनेस का। ठीक है, दीज आर ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप की एसेट्स होती है। अच्छा एक और चीज, ये जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको लाइक मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फर्स्ट इज नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट। नेक्स्ट इज करंट असेट, एंड थर्ड इज फिक्टिशियस असेट, FICTITIOUS। अपने आप को साइलेंट कर लेना बेटा, म्यूट कर लेना ना। फिक्टिशियस असेट, ये 3 तरीके की असेट्स होती है। हम लोग 1 बाय 1 एक एक असेट को डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार एसेट्स ले लें इतना, ओके ले लिया होगा। तो अब पहले हम लोग नॉन करंट असेट को डिस्कस करेंगे। नॉन करंट असेट्स क्या होती है? ऐसी असेट्स जिनको आपने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए खरीदा है, जिसको आपने रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा। देखो असेट कभी भी रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी जाती, ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी भाई। असेट कभी भी रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी जाती। अगर मैं कोई कार लेके आया, मुझे वापस थोड़ी बेचनी है, कार का डीलर थोड़ी हूं मैं, समझ गए? अगर मैंने बिजनेस के लिए कोई कार खरीदा, ठीक है, और तो उस कार को मैं वापस रीसेल थोड़ी करूंगा। उस कार को तो मैंने खरीदा है ताकि मैं बिजनेस के जो ट्रैवलिंग में कर रहा हूँ वो बहुत कंफर्टेबल कर पाऊं। आ रही बात समझ में? तो असेट, नॉन करंट असेट्स क्या असेट्स होती है, थोड़ा इसका डेफिनेशन देखना, इसका मीनिंग देखना। दीज आर परचेज्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर पीरियड लिख दो। यानी हम इन असेट्स को अगर खरीदेंगे तो एंड टू एंड नहीं बेचेंगे, लंबे समय तक रखेंगे। या आप ये कह सकते हो दीज आर हेल्ड इन बिजनेस एज इन्वेस्टमेंट। यानी हमने बिजनेस में अगर इन्हें खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई डायमंड कटर लगा रखा है तो बेटा डायमंड कटर लगाने के लिए जो मशीन चाहिए, वो मशीन जो डायमंड कटर मशीन आती है वो मैंने इसलिए लगाई मेरे बिजनेस में ताकि मैं मार्बल के ब्लॉक्स या जो लाइक ग्रेनाइट के ब्लॉक्स हैं उनको आराम से कट करूं और फिर सेल करूं, है ना, उसको चीरते हैं ना, इसीलिए। तो वैसे ही अगर मैंने मेरे बिजनेस में अच्छा सा फर्नीचर लगा रखा है, मेरी शॉप है, सपोज फुटवेयर का शॉप है, तो मैंने वहां पे अच्छा सा फर्नीचर लगा रखा है, तो बेटा वो फर्नीचर भी किस लिए लगाया है? ताकि उस पर मैं बहुत अच्छे से शोकेस कर सकूं मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो कस्टमर आएगा, देखेगा और वो खरीदेगा उसे। तो जो नॉन करंट असेट्स होती है इनको आप अपने बिजनेस में एज एन इन्वेस्टमेंट जो है वो लेते हैं, यूज करते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं इसके आपको, वैसे तो ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नॉन करंट असेट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके फिलहाल समझाने के लिए बोल दूं। तो बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है हमारी वो नॉन करंट असेट्स है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मशीन से प्लांट लगा रखा है हमने कोई, या प्लांट एंड मशीन, तो वो प्लांट एंड मशीन्स भी टेंजिबल नेचर के होते हैं, मतलब नॉन करंट असेट्स होते हैं। कंप्यूटर है अगर हमारे पास, ठीक है, कोई भी वो चीज जिसके ऊपर हमारा ऑनरशिप राइट है वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट असेट्स। इसमें फर्नीचर भी आ जाएगा, व्हीकल्स भी आ जाएंगे, एटसेट्रा, समझ आ जाएगा? ठीक है, ये सब चीजें जो मैंने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए खरीदी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल एग्जांपल्स हैं वो यही आएंगे। ठीक है, तो इतना बात समझ आ गया आपको? नॉन करंट असेट्स वाली बात क्लियर हो गई। अब अगेन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। दीज आर नॉन करंट असेट्स को मैं एनसीए लिखता हूँ शॉर्ट में ना, आप देखिएगा। एनसीए इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ए पार्ट इज टेंजिबल नॉन करंट असेट्स और इनटेंजिबल नॉन करंट असेट्स। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स लेने पहले इतना। ओके, ले लिया होगा। चलिए मैं बता देता हूं आपको टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल नॉन करंट असेट्स क्या होती है और इनटेंजिबल क्या होती है। देखिएगा, जिसका फर्स्ट पार्ट है
टेंजिबल एनसी लिख रहा हूं, आप समझ जाना। वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो भी मैंने एग्जांपल भी लिखवाया था, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, व्हीकल्स, ये सब टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो assets which can be seen, assets which can be seen and touched, that is have physical existence. ऐसी एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उन्हें हम लोग नॉन करंट असेट्स कहते हैं, टेंजिबल नॉन करंट असेट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स, तो अभी मैंने जो भी एग्जांपल पीछे लिखे थे ना, वो सब इसी की लिखे थे। जो इनटेंजिबल नेचर वाली है उसमें तो लिखे ही नहीं है ना। तो एक बार आप देखिएगा, जो मैं इसके एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूँ, एग्जांपल में देखिएगा इधर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन, और व्हीकल्स, और भी अगर मैं बात करूं तो लैंड है, फर्नीचर है, फिटिंग्स है। ये फिटिंग्स मतलब लाइट की फिटिंग की बात कर रहा हूं ना, जो फैन वगैरह लगे होते हैं, ट्यूबलाइट्स लगे होते हैं, वो, ठीक है, एटसेट्रा कर दी। ये सारी की सारी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होती है। ठीक है, ऐसा ले लो इसका भी, इनटेंजिबल में यही इसी में ही चेंज कर दूंगा तो बन जाएगी इनटेंजिबल। ओके, क्लियर है, समझ आ रहा है? टेंजिबल वाली बात समझ आ रही है? कहीं पे भी कोई चीज नहीं समझ आया तो बेटा पहले बता देना ना, मेरे रफ करने से पहले बता देना। अब मैं लिख रहा हूं इनटेंजिबल नॉन करंट असेट्स। इनटेंजिबल नॉन करंट असेट्स क्या होती है देखना, असेट्स विच कैन नॉट बी, मैं यहाँ पे कैन नॉट कर देता हूं, कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, दैट इज नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। वो असेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट कैन बी फील, मतलब ऐसी एसेट्स जो दिखती तो नहीं है बट एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है ना, उसे हम लोग फील कर सकते हैं। जैसे कि समझना, अभी मैं आपके सामने जो एग्जांपल लेके आ रहा हूं, शायद आपने पहली बार सुने हो सारे, गुडविल, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, ठीक है, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये तो शायद सुना है आपने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो सुना है, एटसेट्रा। ऐसे तो बहुत सारे राइट्स होते हैं यार इसमें भी। देखो, मैं आपको कुछ बेसिक से राइट समझा रहा हूँ, मतलब बेसिक सी इंटेंजिबल करंट नॉन करंट असेट्स बता रहा हूँ। वो असेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट कैन बी फील, इज नोन एज इनटेंजिबल नॉन करंट असेट्स। एग्जांपल्स, गुडविल, समझो कोई एक बिजनेस है जो काफी लॉन्गर ड्यूरेशन से चलता आ रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स का बिलीव है उनमें, तो उस बिजनेस की कुछ ना कुछ गुडविल जो है वो क्या होती है, एग्जिस्ट करती है मार्केट में। बहुत अच्छे से एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। अगर हम लोग किशनगढ़ में रह रहे हैं तो हमारा, आपको पता है, आर के मार्बल, लाइक जैसे ही आप ये नाम सुनते हो तो आपके मन में आता है, हाँ, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ किशनगढ़। हम रिचेस्ट बोल सकते हैं किशनगढ़ के लिए, सर हो सकता है और भी लोग हो, बट उनका ब्रांड, लाइक उनका जो नेम है वो, और उनके पास जो क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट काफी अच्छी मिलती है। तो आर के मार्बल का नाम आते ही दिमाग में आता है कि यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बंदा है, अच्छी गुडविल वाला बंदा है। आ रही है बात समझ में? तो गुडविल मीन्स मार्केट रेपुटेशन ऑफ दैट बिजनेस। देखिए, इसको आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते मॉनेटरी वैल्यू में, बट हाँ, इसकी कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज हैं जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे, है ना, कि किसी बिजनेस की गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाए। ओके, नेक्स्ट, पेटेंट राइट्स। ये पेटेंट, कॉपी, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे राइट्स होते हैं। देखिए, पेटेंट राइट आपने सुना होगा, अभी बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। कोरोना का टाइम था, अभी एक फाइजर करके कंपनी थी जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई। अभी अपनी इंडिया में तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रही है अभी, ठीक है। फाइजर भी है, स्पुतनिक की जो रूस ने बनाया है, स्पुतनिक करके एक और आया है ना, वैक्सीन आया है।
तो फाइजर ने जो पहले वैक्सीन बनाया था वो काफी कारगर ऐसा कह रहे हैं। खैर अपन इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं फाइजर एक कंपनी है जो वैक्सीन बना रही है बट वो पूरी दुनिया को सप्लाई नहीं कर पा रही। ठीक है, तो आपको पता होगा वैक्सीन बनने से पहले इनके ट्रायल हुए, ट्रायल होने के बाद इनको WHO ने बोला हाँ यस अब आप इसको लगा सकते हो, ये इफेक्टिव है। इसके बाद ये जो कंपनीज है ये अपना पेटेंट राइट्स लेती है, पेटेंट राइट्स गवर्नमेंट से लेती है कि भाई जो चीज हम बेच रहे हैं कोई भी ये फॉर्मूला नहीं बेच सकता बिकॉज इसे हमने इन्वेंट किया। जब कभी कोई इन्वेंशन होता है ना, कोई खोज की जाती है तो उसके ऊपर पेटेंट राइट्स ले लिए जाते हैं। ठीक है, ताकि कोई और उसे कॉपी कर कर प्रॉफिट ना कमाए। एक फिक्स टाइम तक वही कंपनी उसे बना सकती है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा ट्वीट भी हुआ था, दिल्ली के सीएम साहब ने ट्वीट किया था। मैं बताऊंगा नहीं, चलो उसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। पेटेंट राइट समझ आ गया आपको? पेटेंट राइट्स क्या होता है? जब भी कभी कोई नया इन्वेंशन होता है तो इन्वेंशन करने वाला जो कंपनी है या जो पर्सन है वो गवर्नमेंट से पेटेंट राइट लेता है कि उस इन्वेंशन को कोई और ना कॉपी करे या कोई और ना बेचे। ठीक है, इसीलिए ये राइट लिया जाता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगता है। एक और अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको पेटेंट राइट का दूं तो जितनी भी गाड़ियां आती है, फोर व्हीलर्स आती है, जैसे आप ऑडी और मर्सिडीज बेंज वगैरह की बात करूं, मर्सिडीज की बात करूं, तो बेटा ये लोग जितनी भी अपनी डिजाइन बनाती है ना, जो भी गाड़ी नई लॉन्च करते हैं तो इनकी डिजाइन का ये पेटेंट राइट करवाते हैं। देखो आपके दिमाग में जरूर आया होगा ये बात, तो मैं जब छोटा था मुझे जरूर आता था यार ये ओडी मर्सिडीज इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, और मारुति सुजुकी जैसी कंपनी जो है वो इनकी कॉपी क्यों नहीं कर लेते? मतलब सेम टू सेम ऐसी कैसी डिजाइन की कम रेट वाली कार निकाल दे मार्केट में तो बहुत चलेगी, है ना। पहले ये पता नहीं होता था ना कि इसके ऊपर पेटेंट राइट्स होता है कि आप किसी कार का डिजाइन जो है वो कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उस कंपनी ने उसका पेटेंट करवाया हुआ होता है ना। तो ये पेटेंट राइट क्लियर हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। बेटा ये जो कॉपीराइट है इसको समझना, कॉपीराइट जो है वो भी इसी तरीके से है बेटा कि कोई भी पब्लिशर जब कोई बुक लिखता है, ठीक है, तो उस बुक को उसका कंटेंट कोई कॉपी ना करे, इसीलिए वो पब्लिशर उसकी क्या लेता है? कॉपीराइट लेता है। ठीक है, तो अभी आपके पास जो आप लोग बुक्स पढ़ोगे आप उसके आगे फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि इस पे आप कॉपीराइट नहीं करवा सकते, मतलब इसकी कॉपीराइटेड बुक है, आप इसको जेरॉक्स नहीं करवा सकते, है ना, या किसी भी और फॉर्म में यूज नहीं ले सकते। तो कॉपीराइट जनरली राइटर्स के लिए होता है जो बुक वगैरह लिखने का काम करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब आपको ये समझना है, ट्रेडमार्क होता है किसी भी बिजनेस के जैसे साइन होते हैं, जैसे नाइक का साइन आपको पता है कि ये राइट वाला साइन है, तो कोई साइन को कॉपी नहीं कर सकता, उन्होंने साइन का भी राइट ले रखा, उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। जैसे पेप्सी का आता है, ऐसे बॉल आती है पेप्सी की बनी हुई, है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे बॉल आती है बनी हुई, तो ये जो है वो पेप्सी का ट्रेडमार्केड उनका ब्रांड साइन है। ठीक है, साइन को भी आप कोई कॉपी नहीं कर सकता, लोगो को कोई कॉपी नहीं कर सकता, साइन बोलो तो लोगो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो आप अभी आपके कंप्यूटर में यूज लेते हैं, जैसे अभी हम लोग जूम यूज ले रहे हैं, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज कई सारे सॉफ्टवेयर बाय भी करती है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल दो, अगर आप अपने रिलायंस गए हो या माया बाजार गए हो तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनके पास एक स्कैनर होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो ये उसको स्कैन करते हैं और बिल कंप्यूटर में चढ़ जाता है। लगभग मैं बता दूं ये 1 से 1.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर होता है जिसपे ये लोग काम करते हैं, है ना। इनको कुछ इनपुट नहीं करना होता, बस स्कैन करना है क्यूआर कोड और सारा जो है वो उसका प्राइस वहां आ जाता है और एक क्लिक में बिल निकल आता है बाहर। आप किसी परचूनी की दुकान पे जाओ, वहां पे वो लेकर के कॉपी बैठेगा, वहां पे इसके 50, इसके 100, इसके 80 ऐसे लेकर के वो आपको कैलकुलेशन करके देगा, है ना। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये लोग यूज कर रहे हैं, रिलायंस और माया बाजार वगैरह में जो यूज हो रहे हैं, ये इनटेंजिबल नेचर के, आपको दिख तो रहा है लेकिन ये कैसे काम कर रहा है ये आपको नहीं पता। इनकी पूरी कोडिंग होकर के सॉफ्टवेयर बनाया गया है। आई बात समझ में? आईटी कंपनीज बनाती है इनके लिए। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी एक इनटेंजिबल नेचर का असेट होता है। क्लियर है? एक बार फटाफट से एसेस ले लो बच्चा, इनटेंजिबल नॉन करंट असेट का। अभी तक कोई डाउट आया क्या? नो सर। ओके चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्पीडली आप एसेस लेना ना। नॉन करंट असेट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट जो है वो है करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होती है बेटा? देखो, असेट्स which can be converted
into cash or cash equivalent within a period of 12 month। ऐसी एसेट्स जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करवाई जा सके, कैश में या कैश जैसी कोई चीज में कन्वर्ट की जा सके, तो उसे हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल, कोई मेरा स्टॉक है, मेरा गुड्स पड़ा है, जैसे मान लीजिए मैं लाइक फुटवियर बेचता हूं, तो मेरे पास मेरी शॉप पे कुछ शूज का स्टॉक पड़ा है, तो वो शूज क्या मैं 12 महीने में बेच सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, हाँ, कस्टमर आ जाएगा, बेच देंगे। मैं डेड स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं रनिंग गुड्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे शॉप पे चलता है जनरली। तो कोई भी वो चीज, कोई भी ऐसी एसेट्स जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। वेट, आपने तो कहा सर थोड़ी देर पहले कि गुड्स अलग है और एसेट्स अलग है, अब आप इसको मर्ज कर रहे हैं यहाँ करके। यस, एक में टर्म लिखता हूँ गुड्स, एक में लिखता हूँ स्टॉक और एक में लिखता हूँ एसेट। समझो, गुड्स तो वो जिसमें एक बिजनेसमैन डील कर रहा है, ठीक है। स्टॉक दो टाइप का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जब हम हमारा बिजनेस नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे जो स्टॉक है उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा, और एट द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो स्टॉक है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। तो मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक एक असेट है। ये गुड्स तो अलग ही चीज है जो हमने बताया अभी, और ये असेट की कैलकुलेशन में ही आएगा स्टॉक, ठीक है। तो दोनों सेम नहीं है, ये तो वो चीजें जिनमें हम रेगुलरली डील कर रहे हैं, जो आ रहा है, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो गुड्स है। और जो हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहा है, वो स्टॉक है, ठीक है। तो थोड़ी सी टर्म्स हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएगी आपको, डोंट वरी। तो ऐसी एसेट्स जिनको आप 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। एग्जाम्पल्स थोड़े से ध्यान रखना। एक तो कैश ऑलरेडी करंट एसेट्स है, ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है। बैंक बैलेंस, बैंक में जो मेरा पैसा पड़ा है मैं उसे निकलवा सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टॉक। एक आता है बिल्स रिसीवेबल, जिसे मैं शॉर्ट में बिल्स रिसीवेबल को बीआर कहता हूं, बीआर। अगर आपने वो मूवी देखी हो, आपने द बिग बुल करके, या हर्षद मेहता वाली मूवी अगर आपने देखी हो, स्कैम 1992 भी जो आया था, वहां पे बीआर की बात मेंशन थी। वो बीआर के ऊपर चल रही थी। वो बैंक रिसिप्ट है, वो अलग है, ये बिल्स रिसीवेबल है, ये अलग है ना। तो कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम। दीज आर द कॉमन टर्म्स जो आपको क्वेश्चन में मिलेगी, एटसेट्रा। ये बेटा सारी करंट एसेट्स की कैटेगरी में। तो करंट एसेट्स जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 12 मंथ के अंदर अंदर, उसे करंट एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में कैश है, कैश मतलब जो ऑलरेडी कैश है ही हमारे पास, जो हमारे पास हार्ड कैश पड़ा है वो। बैंक बैलेंस, बैंक में जो पैसा हमने जमा करवा रखा है उसको हम निकलवा सकते हैं 12 महीने के अंदर अंदर। स्टॉक, जो हमारे पास बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा है जिसे हम लोग बेच सकते हैं आने वाले 12 महीने में, तो वो हमारी असेट होती है। बिल्स रिसीवेबल, मैंने आपको बताया था बिल्स पेबल को भी और एक बिल्स रिसीवेबल को भी, मैं थोड़ा सा आगे और अच्छे से डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो आपको फिलहाल सिर्फ इतना समझना है बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल समझने से पहले डेटर्स समझ लेते हैं, क्योंकि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड। डेटर्स कौन लोग होते हैं बेटा? जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा, हमारे कस्टमर्स जिनको हमने उधार पे गुड्स बेचा है, क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, उसे हम लोग डेटर कहते हैं। जिनसे हम क्रेडिट में खरीदते हैं वो हमारे सप्लायर होते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं, वो करंट लायबिलिटी में आए थे, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिनको हम गुड्स सेल करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं गुड्स, उसे हम लोग कहते हैं डेटर्स। अगेन डेटर्स को, जो हमारे डेटर्स हैं, हम उनसे श्योरिटी लेने के लिए अगर उनसे एक गवर्नमेंट पेपर पे साइन करवा दें कि भैया आप हमें 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद पेमेंट करोगे, लो साइन कर दो इस पे, तो फिर वो डेटर्स नहीं रह करके वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है कि हमें उस बिल का पेमेंट रिसीव होगा, ठीक है। और इसे आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से जब इसका टॉपिक आएगा। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा? वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और आपने उसे 2 महीने का जो सैलरी है वो एडवांस में दे दिया,
तो वो कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये जो 2 महीने का सैलरी आपने एडवांस दिया, ये अगले साल के लिए एडवांस दिया है, समझ गए? ये हमेशा यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से कैलकुलेशन होता है, बताएंगे जब और इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, आगे आएंगे तब बताएंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस का एक लाइक मीनिंग होता है एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। आपने आज ही पैसा पे कर दिया आने वाले टाइम के लिए, तो प्रीपेड एक्सपेंस वो हमारी असेट होती है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हमने किसी को, हमारे एम्प्लॉय को अगर मान लीजिए 2 महीने का पैसा एडवांस दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब वो हमारी असेट है, उसे आना होगा, उसे काम करना होगा। हमारे लिए तो असेट है, उस पर्सन के लिए वो एडवांस इनकम है, वो उसके लिए लाइबिलिटी है यार, उसे आकर के काम करना पड़ेगा। हरी बात समझ में? अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मींस इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड टिल द ईयर एंड। यानी हमने कहीं जाकर के काम किया, हमने किसी के लिए काम किया और वो काम हो भी गया, बट सामने वाले पर्सन ने अभी हमें पैसे नहीं दिए, यानी हमारी इनकम ड्यू है, उसे हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम अकाउंटेंसी में। अक्रूड मतलब ड्यू इनकम, ड्यू और इनकम की जगह इनकम। ठीक है, तो अक्रूड इनकम। तो ये करंट असेट्स होते हैं बेटा, ये सारे करंट असेट्स के एग्जांपल्स हैं। एसेट्स ले लो फटाफट से। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, ये थोड़े से बड़े टॉपिक्स हैं यार। इनमें बड़ा एक्चुअली कुछ नहीं है, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो आपको अगर मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं बताऊं ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। कंप्लीट करवाने में 15 मिनट में पूरा लेसन कंप्लीट करवा दूं, है ना? बट अगर अच्छे से पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिक्टिशियस असेट क्या होता है? फिक्टिशियस असेट, दीज आर unamortized, these are unamortized expenses, expenditure which can be written off in more than one accounting period. अभी ये जो इसका मीनिंग मैंने लिखा है ना, जनरली टीचर पूछते हैं, लाइक आपके जो एफएस वगैरह होते हैं ना, अभी वहां पर ही जरूर देते हैं फिक्टिशियस, क्योंकि पता है टीचर को ना टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है और ना बच्चा समझ पाता है 11th लेवल पे, है ना? क्योंकि फिक्टिशियस असेट नाम सुनने में लग रहा है सर ये असेट है हमारी, लेकिन एक्चुअल में असेट नहीं है। ये एक तरीके से हमारे लॉसेस हैं या वो एक्सपेंसेस हैं जिनको हमें इस साल के अंदर खत्म नहीं कर पा रहे थे, उन्हें हमने कैरी किया आगे, है ना? These are the unamortized, अनअमोटाइज मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए। अब एक वर्ड आया आपके लिए सर, राइटिंग ऑफ। राइट ऑफ मतलब होता है उस एक्सपेंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख करके खत्म कर, ठीक है? तो वो हमने अभी तक नहीं किया है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देकर के अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका एग्जांपल है लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और प्रैक्टिकल एक्सपेंसेस। प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर के मैं बताता हूँ। लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और भी होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह, बट आपको लाइक मैं लिख दूं समझा नहीं पाऊंगा मैं खुद भी, क्योंकि अभी आप प्रिलिमिनरी समझोगे नहीं। जब आप किसी बिजनेस को ही नहीं समझोगे तो मैं उसका एक्सपेंसेस कैसे समझा दूं आप? ठीक है, तो ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं। लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए मैं आपको एक पहले थोड़ा सा सीन समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है। वीवो कंपनी अगर आपने सुना हो, जब वो स्टार्टिंग में इंडिया में आई तो बेटा उनको पता है कोई नहीं जानता था, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि बोलते थे वीवो और ओप्पो जो है वो चाइनीज कंपनी से, चाइना का माल अच्छा नहीं होता, इस तरीके से वो लोग ट्रीट करते थे। बट मैं बताऊं आपको, वीवो और ओप्पो ने आज बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर कर लिया है। सैमसंग और नोकिया से काफी अच्छा मार्केट जो है वो वीवो ने कैप्चर कर रखा है। वीवो ने जब वो इंडिया में आया था तब उन्होंने 500 करोड़ रुपीस का एडवर्टीजमेंट किया था, और ये एडवर्टीजमेंट भी ऐसी जगह पे किया था जहां हम लोग सब चीज देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका ये जो 500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था, एक्सपेंडिचर था, ये इन्होंने आईपीएल चल रहा था दैट टाइम पे, उन मैचेस में हाई फाई बॉक्सेस बनवाए थे। हाई फाई बॉक्सेस मींस वो स्टेडियम में एक ऐसी प्लेस जहां पे वीवो के प्रीमियम कस्टमर्स, जिन्होंने वीवो के प्रीमियम फोन्स खरीदे हैं, उन लोगों को मौका मिल रहा था कि भैया उस हाई फाई बॉक्स में आए। उस हाई फाई बॉक्स में बहुत सेंट्रल प्लेस थे, वो एक सेंट्रल प्लेस था उस स्टेडियम का, जहां से आप बहुत अच्छे से जो है वो मैच देख सकते थे। और पूरा वो जो सेंट्रल प्लेस जो था वो वीवो का जो हाई फाई बॉक्स था वो पूरा एसी था, है ना? और वहां पे जनरली जो है वो आपके जो क्रिकेटर्स वगैरह थे वो भी वहीं बैठे कर रहे थे। तो उन्होंने ये चीज सिर्फ
अपने प्रीमियम मेंबर्स को, प्रीमियम कस्टमर्स को ये बेनिफिट दिया। तो ये क्या किया, आपको क्या लग रहा है कि वो बेवकूफ है क्या? ना जी, उन्होंने इनिशियली बिजनेस जमाने के लिए 500 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया। वो एक एडवर्टीजमेंट था, वो जो एडवर्टीजमेंट था वो लार्ज एडवर्टीजमेंट था। वो पहले ही साल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देते कि भैया हमने 500 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया इंडिया में। तो एक साल में तो 500 करोड़ कमाया भी नहीं था उन्होंने, इनिशियल लेवल पे नहीं कमाया था, अब तो काफी अच्छा कमा लिया। तो 500 करोड़ को वो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते, उन्होंने 100 करोड़ का एक्सपेंस ट्रीट किया और उसे 5 इयर्स तक धीरे धीरे करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा कि हर साल का 100 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। किया तो एक ही बार में, बट उसे लिखा कैसे? 100 5 टाइम्स 5 इयर्स में। तो इसे कहते हैं फिक्टिशियस असेट। आप चाहे फिक्टिशियस असेट कह दो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों सेम चीजें। ये कल के टॉपिक में आएगा, मतलब जब मैं इसके बाद आपको एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां आएगा। वो थोड़ा सा बड़ा है यार टॉपिक, है ना, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में ही लूं, वो पूरा उसमें भी एक दिन लगना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जनरली क्या होते हैं, मैं आपको एक हिंट देता हूं। जब भी कभी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रेशन से पहले जितने भी एक्सपेंस कंपनी ने किए हैं फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए या पेपर्स वगैरह बनवाने के लिए, वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी फिक्टिशियस एसेट काउंट होती है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो, आप काउंट होती है, ठीक है। तो मुझे पता है ये लाइक आपको 20% भी समझ नहीं आया होगा, बट बेटा ये एक्चुअली 11th क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने आपको जितना भी समझाया ना बेटा, ये सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ से बिलोंग कर, मतलब रिलेट करके समझाया आपको। तो इसे एक बार